अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल अपनी डिस्कशन पहला जो चैप्टर था हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, बिहेवियर और हाइलो मेथड, आखिरी कैलकुलेशंस जो हम कर रहे थे उस पर हमने कंक्लूड किया। तो और अब हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्टरी लेवल चैप्टर था, कोई एग्जामिनेबल चैप्टर उस तरह नहीं था। उसके टूल्स, जैसे मैंने कहा हाइलो मेथड का टूल एग्जामिनेबल होगा किसी सवाल के कंपोनेंट के तौर पे। फिर जैसे मैंने कहा वहाँ पे जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं वो हमारे आगे डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, उनमें वो यूज़ होंगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए क्रिटिकल है। एग्जामिनेबिलिटी उस चैप्टर की तरफ हाइलो मेथड की हद तक है, वो भी कि एक सवाल के कंपोनेंट के तौर पे 2-3 नंबर की वर्किंग के तौर पे। एग्जामिनेबल चैप्टर्स हमारे शुरू होने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, जिसमें पहला इन्वेंटरी वैल्यूएशन है। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, पीछे कल के लेक्चर से किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल, कोई बात आप पूछना चाहते हो? जी बेटा। सर हमने सर हाइलो मेथड में यानी कि अजम्पशन लिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी सर, तो फिर सर हम यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्यों लेते हैं? कोई भी ले सकते हैं सर, जब कांस्टेंट तो सबकी बराबर होगी तो। बेटा हमारी अजम्पशन है कि हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। ये अजम्पशन हमने अपनी कैलकुलेशन में कहां यूज की? जब मैंने डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट को डिफरेंस ऑफ द यूनिट से डिवाइड किया, डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट को डिफरेंस ऑफ द यूनिट से डिवाइड किया, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? लेट्स अज्यूम, मैं ऐसे इधर थोड़ा सा डाटा लेके यहां लिखूं कि मेरी कॉस्ट से 2000 यूनिट्स पे 1 लाख है और 1000 यूनिट्स पे मेरी कॉस्ट से 75,000 है। यहां पे इस फार्मूला में जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है, इस फार्मूला में मुझे क्या पता लग रहा है कि 1000 इजाफी यूनिट्स बनाने पे इजाफी खर्चा कितना आया? 25,000। ये 1000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स। ऐसा ही है जी। हाइलो मेथड में ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है कि ये 1000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। प्रैक्टिकली ये वेरिएबल कॉस्ट मे नॉट बी कांस्टेंट, 19-20 ऊंच नीच इसमें होती रहती है, लेकिन जब मैं इस कॉस्ट को 1000 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेम है। ये मेरी अजम्पशन है। ये इसमें मेरी अजम्पशन है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस कैलकुलेशन में मैंने अज्यूम किया कि ये बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया था। ठीक है, हां, जब बता दिया जाएगा कि नहीं भी बराबर नहीं है, ऊंच नीच है, तो फिर मैं उस एरिया को साइड पे कर देता हूं, फिर मैं वो 2 लेवल उठा लेता हूं जिनमें वो बराबर है। ठीक है, अदरवाइज आई एम जस्ट टेकिंग एवरेज, मैं एवरेजिंग कर रहा हूं। ये मैंने कल भी बात कही थी कि मैं बेसिकली एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूं और अज्यूम कर रहा हूं हर यूनिट पे यही लगी होगी। 25,000 यूनिट, 25,000 पे खर्चा लगा 1000 यूनिट पे, 25/1000 किया, तो ये बेसिकली मुझे मिल रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन मैं एवरेज का वर्ड यहां पे लिखता नहीं हूं, क्योंकि मैं अज्यूम कर लेता हूं भी सारे की वेरिएबल कॉस्ट बराबर है। बेसिकली ये एवरेज है, और एवरेज के लिए मैंने आपको एलैबोरेट किया था कि एवरेज के लिए जितने ज्यादा यूनिट्स का डाटा होगा उतनी एवरेज बेहतर होगी, इसलिए मैं लोएस्ट और हाईएस्ट लेना चाहता हूं। ठीक है जी, कोई और सवाल जी? कल के लेक्चर से कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, हमने बाय एलिमेंट कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखी, बाय फंक्शन देखी, बाय नेचर देखी, बाय बिहेवियर देखी, और फिर हमने बाय बिहेवियर में जहां पे हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाइलो मेथड की मदद से सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना सीखा, और वहां से हम चाहें तो उस रिलेशनशिप को लेके टोटल कॉस्ट इक्वेशन को भी एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, लेकिन टोटल कॉस्ट इक्वेशन ना भी हमें पता हो, हमें पता भी टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट,
हम उस रिलेशनशिप की मदद से जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग कर लेते हैं तो किसी भी गिवन प्रोडक्शन लेवल की टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को तकसीम करने का मकसद यही था और उसमें हमने हाई लो में जो की पॉइंट्स थे उनको भी डिस्कस किया कि चीज़ों का ख्याल रखना है और उन अजम्पशन दो हैं वो अगर पूरी ना हो तो हमारी हाई लो की कैलकुलेशन कैसे मॉडिफाई होती है, उसमें कैसे हम थोड़ा सा रंगबाजी डालते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का नाम आपके लिए कोई नया नहीं होना चाहिए, पढ़ के आए हो ना? ये आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है इंट्रो में, ठीक है, और आपको पता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन से डील करता है, तो ये लगभग वही बातें यहां पे होने वाली हैं। तो काफी ज्यादा आपकी रिवीजन होने वाली है जो आपने इंट्रो में चीजें पढ़ी हैं, लेकिन बहरहाल मेरी डिस्कशन उसी अंदाज से रहेगी कि एज इफ वी आर गोइंग फ्रॉम द स्क्रैच। पढ़ी हुई होंगी आपने बातें, लेकिन मैं स्क्रैच के अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहरहाल इनको कॉस्ट अकाउंटिंग में देखने के अंदाज में, कैलकुलेशन के अंदाज में, एग्जामिनेबिलिटी के अंदाज में थोड़ा सा फर्क आएगा। ठीक है, तो उस लिहाज से हमारी कैलकुलेशन, हमारी डिस्कशन में थोड़ी सी वेरिएशन आपको मिलती रहेगी, और जहां पे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट लगे, चांसेस तो कम है लेकिन फिर भी कोई ना कोई कभी डर रहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की डिस्कशन करते हुए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिस्कशन करते हुए कुछ असूल आएंगे जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नॉलेज से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि वहां पे ऐसी बात नहीं हुई थी, वहां पे तो किसी और तरह बात हुई, तो यू मस्ट रेज योर हैंड ताकि हम उसको क्लियर कर सकें, क्योंकि फर्क बहरहाल है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग चीजें हैं। अच्छा जी, ये चैप्टर की सबसे पहले हर चैप्टर में हम उसकी सिग्निफिकेंस देखा करेंगे, इसकी एग्जामिनेबिलिटी देखा करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे ताकि हमें पता हो ये चैप्टर कितना है। ये जनाब हमारी पहली अटेम्प्ट नए सिलेबस की कैप 3 की जब शुरू हुई वो स्प्रिंग 22 था, उससे पहले मैं मॉडल पेपर दिया गया था। इस चैप्टर से मॉडल पेपर में कोई नंबर नहीं, स्प्रिंग 22 में कोई नंबर नहीं, ऑटम 22 में कोई नंबर नहीं। यहां तक आते आते बच्चे पक्के हो गए कि भाई काउंट ये हमसे इंट्रो में टेस्ट कर चुका है, तब इसने हमसे ये टेस्ट करना ही नहीं है, पढ़ना ही छोड़ दो इसको तो हमें टाइम ज़ाया करते हैं हम। तो एग्जामिनर ने ऐसी तरह टेस्ट लगाया, देखे तो सही तरह क्या हालात है, तो पता लगा बच्चों ने तो पढ़ना ही छोड़ा हुआ इस चैप्टर को। फिर दिया ये, अब जब तक उसको यकीन ही ना हो जाएगा बच्चा पक्का हो गया, अब नहीं छोड़ता, ये ख्वाबों में भी इसको डराएगा आगे चैप्टर, तब तक ये देता रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनर की साइकी होती। मतलब मुझे एक इससे याद आ गया, एग्जैक्टली यही कहानी हुई थी हमारे साथ। सीए फाइनल में एक था, यही सब्जेक्ट था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस पेपर था। एक टॉपिक वहां पे हम पढ़ते थे, वो टॉपिक जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका कैफ में भी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल में भी होता था। वो टॉपिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ के लेवल पे भी टेस्ट होता था और वो फाइनल लेवल के सिलेबस में भी शामिल था। लेकिन जैसे इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ये इंट्रो में भी आपका है और सीएमए में भी है। तो इसी तरह वहां पे वो टॉपिक कैफ में भी था, सीफैप में भी था। तो सीफैप में उसकी एग्जामिनेबिलिटी बड़ी लो होती थी। जैसे कैफ में वो टॉपिक, मैं भी नाम नहीं लेता, कैफ में वो टॉपिक ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में, ऑलमोस्ट क्या हर अटेम्प्ट में आता है, उस वक्त भी आता था। लेकिन सीफैप में वो टॉपिक आता था उस जमाने में कोई 4, 5, 6 अटेम्प्ट मिस करने के बाद, ऐसे ही वही चेक करता था भाई बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़े। तो मेरी आदत थी कि मैं वहां पे, इधर तो हम पढ़ेंगे ना बेसिक लेवल है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, हम तो 18-20 घंटे लगाते हैं उस चैप्टर को पढ़ने में। उधर सिर्फ रिवीजन करनी होती थी, रेखा डिस्कस करना होता था, और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी लो होती थी, 5-6 अटेम्प्ट बाद कभी आना है तो, और सिर्फ रिवीजन देनी होती, तो मैं को 5-6 घंटे बच्चों को पढ़ाता होता सीफैप में रिवीजन के लिए कि भाई, और साथ कहता भाई जितना कराया ना कम से कम इतना जरूर करके जाना। अच्छा, अब जो तो बच्चे समझ जाते थे बात को कर लेते थे, जो टीचर की बात को अहमियत देते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहता, ओ भाई पिछले इतने सालों में नहीं आया तो अब हमें क्यों आएगा, ये तो कभी देता है नहीं एग्जामिनर, या एग्जामिनर तो 6 अटेम्प्टों बाद देता है, अभी तो 3 गुजरी, अभी तो 4 गुजरी, अभी तो 6 नहीं हुई, तो इसलिए अक्सर बच्चे छोड़ देते थे। तो एक दफा एग्जामिनर ने थोड़ा सा 6 की जगह 5 अटेम्प्ट पहले बाद चेक कर लिया उसको, और चूंकि एक्सपेक्टेड यही था, जैसे एक्सपेक्टेड था वही हुआ कि बच्चों ने पढ़ा नहीं हुआ था उस टॉपिक को, और बड़ा ही बुरा रिजल्ट आया। एग्जामिनर कमेंट्स उस जमाने में शायद होते नहीं थे,
लेकिन मैंने बच्चों से कमेंट लिया, हाँ जी क्या हुआ, तो सब ने कहा जी बाकी पेपर ठीक हो गया, ये सवाल हैंडल नहीं हुआ। और वजह क्या है कि भाई ये टॉपिक हम चॉइस में छोड़ गए थे, भाई अभी तो 4 अटेम्प्टें हुई हैं, अभी तो 2 अटेम्प्टें और नहीं आना, इसलिए हमने छोड़ दिया था। कैफ लेवल के टॉपिक का सवाल आया एमएफए में, सीफैप में, और बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाए अपनी नालायकी की वजह से। तो बहरहाल सब बच्चों ने कहा जी बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। मैं अगली बार पढ़ाने गया बच्चों को, अगले सेमेस्टर के बच्चों को, उनको मैंने बताया भाई देखो 000 चल, जैसे आपके सामने 00 चल रहा था, ये सवाल आया, बच्चों ने बड़ा बुरा किया, बहुत से बच्चे इसमें ब्लंडर मार गए हैं, फेल हो गए हैं। और ये दुनिया के किसी भी एग्जाम, ये आईकैप नहीं, दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी की एग्जामिनर की सोच होती है कि किसी टॉपिक में अगर बच्चा कमजोर है ना, वो टॉपिक रिपीट होता है। उसको पता लग जाए ना बच्चा कमजोर है, उसकी वजह सेलेक्टिव स्टडी है, तो वो टॉपिक रिपीट करता है। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के रिपीट होने के, बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो मुझे दे रहे हैं, जितना गंदा करके हैं वो ये सवाल मेरे हिसाब से रिपीट होने वाला है भाई। मुझे लगता है 70-80% चांस है कि फिर ये सवाल आएगा। लेकिन बच्चा जीता, कोई 6 अटेम्प्ट बाद आता था, इस बार 4 बाद आ गया, और 2-3 तो कहीं नहीं ना, कहीं 2-3 तो खाली जाएंगी, मिसफायर होंगी। अब फिर छोड़ दिया, फिर रिपीट हुआ, पिछले से भी बुरा रिजल्ट। और सवाल भी 18-20 का आता था। सीफैप है ना, सीफैप के सवाल छोटे तो नहीं होते इस तरह के, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर वाले, ठीक है, 18-20 का सवाल आता था। पिछले से भी बुरी परफॉर्मेंस, क्योंकि पिछली बार फिर 5 बच्चे पढ़ गए थे, अगली बार वो 5 भी पढ़ के नहीं गए कि भाई अभी तो आया है। पिछली बार तो था 4 अटेम्प्टें गुजरी हैं, 1-2 का चांस था, इस बार तो भाई अभी गुजरा है, पक्का नहीं आना, और वो पक्का आया। अगेन पुअर परफॉर्मेंस। फिर बच्चों को वार्न किया, मैं कहा बेटा तीसरी दफा के लिए भी तैयार रहो, अब तीसरी दफा भी आने वाला है। और उसके बाद जब तक वो स्कीम रही ना, वो टॉपिक पे सवाल 3-4 अटेम्प्ट ही रह गई थी उसकी, उसको स्कीम ही बदल गई, 3-4 अटेम्प्टों में सवाल आता रहा। मुझे नहीं लगता उसको एग्जामिनर ने स्किप किया था सवाल। तो यहां पे भी वही होता नजर आ रहा है कि एग्जामिनर ने ऐसे ही चलते चलते एक सवाल किया, तो बच्चों ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको लगा भी बच्चा जरा थोड़ा सिलेक्टिव हो रहा है, 1 2 3 लगातार दे ही जा रहा है, पता नहीं कब तक देगा, यानी इसके कमेंट्स आएंगे तो पता लगेगा इस सवाल में बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही। बट अब फिलहाल यह है कि भाई लगातार है। और वैसे बाय द वे हमारे पास टोटल इस चैप्टर में ना, इस किताब में सवाल, किस किताब में चैप्टर है 16। अब ये 16 चैप्टर में से सवाल मैक्सिमम बनते ही को 12 है, 12 के करीब सवाल बनते हैं, और हमें एग्जाम में आने हैं 9। याद है, भूल गए? 9 सवाल आने हैं। किस तरह, क्या पेपर स्ट्रक्चर था? सेक्शन ए में 6 सवाल तकरीबन 50 नंबर के, सेक्शन बी में 3 सवाल तकरीबन 50 नंबर के, ठीक है। तो 6 × 3 9 सवाल में टोटल आने हैं। तो टोटल बनते ही इस किताब में से मैक्सिमम सवाल आप बनाना चाहिए ना, मैक्सिमम टॉपिक्स पे तो 11 या 12 सवाल बनते हैं, 11-12 में से 9 तो में आने हैं। तो इसका मतलब बड़ा कम चांस है कि भाई जो टॉपिक छूटने हैं, कभी 1-2, और उसमें से भी 9 में से भी कोई 6 के टॉपिक कंफर्म होते हैं। 6 टॉपिक तो कंफर्म है भाई, ये 6 सवाल तो आने ही आने हैं, इन चैप्टर में तो सवाल आने ही आने हैं। तो इसका मतलब बाकी 6 में से कभी कोई 3, कभी कोई 3, ऐसे चलती कहानी, ठीक है। तो बहरहाल वो सारी बातें आपको बताते रहेंगे। ये चैप्टर फिर अगर हम बात करें तो अहम चैप्टर बन चुका है। ये यकीनन सेक्शन बी का सवाल है, 15 नंबर है ना, सेक्शन बी में गया, ये सेक्शन ए, ये सेक्शन ए। अच्छा यहां पे एक और बात क्लियर कर लें, हमारे सिलेबस में कोई बाकायदा मार्क नहीं लगा हुआ कि ये चैप्टर सेक्शन ए के हैं और ये चैप्टर सेक्शन बी के हैं। इन चैप्टर से शॉर्ट सवाल आएंगे, इन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसा मार्क नहीं है। एक आध टॉपिक ऐसा है जो कि लॉक हुआ हुआ है कि वो सेक्शन बी में ही आता है। एक शायद या मैक्सिमम 2 चैप्टर हमारे हैं जो सेक्शन बी के लिए मार्क हुए हैं, बाकी बल्कि एक ही मार्क हुआ है, बाकी सारे कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी शॉर्ट क्वेश्चन कभी लॉन्ग क्वेश्चन चलता रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन चैप्टर है जो सिर्फ सेक्शन बी के लिए कंपलसरी तकरीबन बना हुआ है, उसका सवाल जब भी आता है सेक्शन बी में आता है, बाकी सारे बदलते रहते हैं। तो हमें जैसे ये भी आपके सामने है, ये सेक्शन बी में सवाल आया, ये सेक्शन ए में है, ये सेक्शन ए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। वैसे बाय द वे मुझे ख्याल है ये सेक्शन बी नहीं है, मुझे लगता है ये सेक्शन ए में 2 सवाल ना हो, ये भी हो सकता है। वैसे अब मेरे ध्यान से निकल गई चीज़ें, जरा याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है उम्र के साथ मेरी, तो हो सकता है सेक्शन ए को 2 सवाल ही ना हो। बट एनीवेज जी, हम अब बात शुरू करते हैं जी इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री होती क्या है? व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होती है जी? अनसोल्ड स्टॉक।
अनसोल्ड स्टॉक्स बोलने से लगता है जैसे सेलेबल आइटम्स ही इन्वेंट्री में आती हैं, बट ऐसा तो नहीं होता। हर आइटम जो इन्वेंट्री में आती है क्या वो सेलेबल होती है? यस सर। स्टेशनरी इन्वेंट्री में आती है, क्या वो सेलेबल है आपकी? हाँ, अगर स्टेशनरी की दुकान है तो यस, स्टेशनरी आपकी सेलेबल आइटम है, लेकिन अगर आपकी सीए फर्म है तो स्टेशनरी सेलेबल आइटम नहीं है। अगर आपकी टेक्सटाइल मिल है तो स्टेशनरी आपकी सेलेबल आइटम नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री है वो, ठीक है ना। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का नाम सुना है कभी? क्या होता है स्टोर एंड स्पेयर्स? नाम ही सुना है बस, पता है कुछ नहीं। कौन बताएगा? स्टोर एंड स्पेयर का नाम सुना हुआ है? दोबारा पूछता हूं मैं, नाम सुना हुआ है? कुछ बच्चे क्या नहीं सुना हुआ है। किस तरह सुना था? कोई चलते हुए रेडियो में गाना लगा हुआ दबास में वहां पे आया था? ये बेटा R1 में एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर एंड स्पेयर्स का नाम सुना था? स्टोर एंड स्पेयर्स होते हैं, चलिए आगे खास हमारी डिटेल आनी है, लेकिन इन्वेंट्री की टाइप्स की हम बात करें ना, रॉ मटेरियल, वी आर फेमिलियर विद दैट, वर्क इन प्रोसेस पता है हमें, फिनिश गुड्स पता है। चौथी टाइप ऑफ इन्वेंट्री होती है स्टोर्स एंड स्पेयर। स्टोर्स एंड स्पेयर होते हैं स्टोर एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स, ये चौथी टाइप ऑफ इन्वेंट्री। कंप्लीट नाम आगे हमारे सामने दोबारा आएगा, लेकिन चलें अब मेरी जबान से निकल गया, स्लिप हो गया, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये भी इन्वेंट्री है हमारी। अब ये सेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल भी वैसे सेलेबल नहीं होता, सेलेबल तो फिनिश गुड्स होती हैं। आपने कहा अनसोल्ड स्टॉक, तो उससे मुझे एकदम ये लगा जैसे आपके दिन में कि जो चीज बिकती है वही इन्वेंट्री है, जो चीज बिकती नहीं वो इन्वेंट्री है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, ये बिकते नहीं है भाई, ये क्या है? मशीनों के पुर्जे हैं, ठीक है ना। मशीनों को ठीक करने वाले औजार हैं, मशीनरी हैं, छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं। लूज टूल्स मशीनों को ठीक करने के लिए औजार, स्पेयर पार्ट्स मशीनों में कुछ पार्ट्स खराब हैं जो उनको रिप्लेस करने के लिए हमने एहतियातन अपने पास पहले रखे हैं। ऐसा ना हो कि मशीनरी खराब होगी फिर मार्केट जाएंगे पार्ट खरीदने, उसमें तो हमारे 4, 6, 8, 10 घंटे लग जाएंगे। और अगर पार्ट किसी दूसरे शहर से मंगवाना है 2 दिन लग जाएंगे, किसी दूसरे मुल्क से मंगवाना है 25 दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे, तो 40 दिन फैक्ट्री बंद तो नहीं रखी जा सकती ना। तो हम एहतियातन कुछ पुर्जे, अहम पुर्जे अपने पास मंगवा के रखे होते हैं, हमने इन्वेंट्री में हमारे पास पड़े होते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री से मुराद हमारी फिजिकल आइटम्स हैं जो हमने खरीद के अपने पास रखी हुई हैं, इन हैंड हैं, विच आर नाइदर यूज्ड नॉर सोल्ड, या यूज होने के लिए रखी हुई हैं या बेचने के लिए रखी हुई हैं, ठीक है। जो बिकी नहीं है, जो इस्तेमाल नहीं हुई, वो हमारी इन्वेंट्री है और वो हमारे एसेट है और वो हमारे क्लासिफाई होते हैं करंट एसेट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हमने कहा जी इन्वेंट्री हमारी क्या है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के पास इन्वेंट्री होती है। फर्क सिर्फ यह है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉर्मली सिर्फ फिनिश गुड्स ही होते हैं, वो तो गुड्स खरीदते हैं और बेच देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल, ये 4 तरह की मेजर इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं। अच्छा जी, इन्वेंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि हमारा ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे है, हम बात कर चुके हैं, ट्रेडिंग का नाम बार बार आ जाएगा, कभी सर्विस का भी नाम मैं ले लिया करूंगा, लेकिन मेजर फोकस हमारा मैन्युफैक्चरिंग पर रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही प्रीडोमिनेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वहीं पे ही कॉस्ट अकाउंटिंग चैलेंजिंग एक अहम टूल है। क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, ये तो सप्लायर की इनवॉइस देख लो भाई, कैलकुलेट थोड़ी करनी है हमें। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक यूनिट हमने रॉ मटेरियल खरीद के उससे खुद बनाया है, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहां पे ऐसा मसला नहीं है। तो हम कॉस्ट काउंटिंग की जब बात करते हैं तो मेनली हमारा काम ही मैन्युफैक्चरिंग के साथ चल रहा है यहां पे। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब आप ये डेस्क देखो ना, ये डेस्क जहां बन रहा है, ये डेस्क की कॉस्ट 10,000 है, तो इस 10,000 में से 6,000 का तो इसमें मटेरियल लगा हुआ, या मजबूरी 7,000 का लगाओ। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज इन्वेंट्री, मटेरियल, फिजिकल मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसको बनाने में। अच्छा जी, इसकी अहमियत, अब इसमें वैसे तो एक है एग्जामिनेबिलिटी। एग्जामिनेबिलिटी के लिहाज से तो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज बेटा जो आपको मेरा दिल चाहता है कि आपको पढ़ाते हुए इस चीज का ख्याल रखा करो। ये 2 अप्रोचेज होती हैं, कुछ
लोग टीचर पढ़ाते हुए सिर्फ देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे तवज्जो की जाए। मेरी अप्रोच होती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को पढ़ना और समझना आपको नहीं आता अच्छी तरह, आप क्वेश्चन को अच्छा हल नहीं कर पाते। तो बेशक हमारा एग्जामिनेबिलिटी तो 95% 97% चाहता है इससे न्यूमेरिकली आना है, लेकिन उस न्यूमेरिकल में बाज़ का कुछ टर्म्स, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जिनको अगर हम बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास ना हो इस एरिया का तो हम समझ नहीं पाते। क्वेश्चन को जब समझ नहीं पाएंगे तो उसका हल बेहतर नहीं कर पाते। तो आई विल गिव यू वेरी ब्रीफ अबाउट इन्वेंट्री सिस्टम, कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री सिस्टम काम कैसे करता है, फिर उसमें हमारा जो अकाउंटिंग वाला काम हम करने जा रहे हैं वो कहां पे फिट इन बैठता है। हमने फिर उस हम टूल को लगा के इन्वेंट्री वैल्यूएशन का काम हम सीख लेंगे, लेकिन पहले हम एक था इन्वेंट्री का सिस्टम समझ लें कि भाई इन्वेंट्री होती क्या है और किसी इदारे में इन्वेंट्री सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहां पे हम बात करें जी, इन्वेंट्री एक मेजर कंपोनेंट होता है हमारे एसेट में, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में एक मेजर कॉस्ट होती है इन्वेंट्री मटेरियल की सूरत में। इसीलिए नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री की कॉस्ट को मेजर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए देयर मस्ट बी प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स इन प्लेस, ताकि हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को और उसके यूजेज को कंट्रोल कर सकें। हमारी इन्वेंट्री मिस हैंडल ना हो, उसमें कुछ जाया चीजें ना हो। हमारी इन्वेंट्री जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो P&L में एक्सपेंस चली जाती है, और जो इन्वेंट्री हम इस्तेमाल नहीं करते वो हमारी एसेट चली जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है जी। इस चैप्टर का स्कोप हमारा ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करना है। इस चैप्टर वैल्यू न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें ना, तो ये दोनों चीजें हमारे स्कोप में है कि हमने इन्वेंट्री जो खरीदी, जो हमने इस्तेमाल कर ली, तो P&L को चार्ज कितनी अमाउंट का जाएगा वो कैलकुलेट करना सीखते हैं हम, और जो इस्तेमाल नहीं की, हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बेसिकली हमने ये दोनों चीजें हल करनी है। P&L को जो चार्ज करनी है इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और जो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री लेकर जानी है करंट एसेट, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। यह है हमारा स्कोप, हमारा जो हमने अल्टीमेटली जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों बुलेट्स हम एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन इनको एड्रेस करने के लिए, जैसे मैंने कहा, पहले हम एक ये प्रोसीजर और कंट्रोल्स को वॉक थ्रू कर लेते हैं, फिर हम इस एरिया को सीखना शुरू करेंगे। अच्छा जी, ये जी एक ब्रीफ सा ओवरव्यू इन्वेंट्री का सिस्टम काम कैसे करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको याद हो, मैंने आपको किसी एक फैक्ट्री का लेआउट समझाया था, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट था, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, फिर फिनिश गुड्स स्टोर था वहां पे, बाकी को मेंटेनेंस था, कैंटीन थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी चीजें वहां पे हमने डिस्कस की थी। बट अब हम जरा बात शुरू करते हैं इन्वेंट्री के रेफरेंस से, इन्वेंट्री का सिस्टम काम कैसे करता है। हमारी सेल्स टीम का काम होता है कस्टमर से ऑर्डर्स गैदर करना, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल्स के लिए ऑफर करना और उनसे उनके ऑर्डर हासिल करना। सेल्स टीम हेड ऑफिस से फंक्शन करती है। सेल्स टीम कस्टमर से ऑर्डर जब लेती है तो वो जनाब राब्ता करती है फिनिश गुड स्टोर में, हाँ जी ये माल पड़ा हुआ हमारे पास। आंसर इज से नो, नहीं जी नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब क्या करना है हमें, वी शुड स्टार्ट प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन के लेट्स अज्यूम हमें 100 डेस्क का ऑर्डर आया कस्टमर से, और हमारे स्टोर में कोई डेस्क अभी बना पड़ा नहीं हुआ कस्टमर के लिए। इसका मतलब कस्टमर के ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 100 डेस्क बनाने हैं। तो जनाब ये 100 डेस्क बनाने का काम दिया जाएगा किसको, फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। बिल्कुल ठीक है आपने, फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, भाई ये ले जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया, आपको 100 डेस्क बनाने हैं। अब प्रोडक्शन टीम उन 100 डेस्क की प्रोडक्शन के लिए पहला स्टेप जो होता है मटेरियल,
क्योंकि जब तक मटेरियल नहीं है प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा तो, क्योंकि प्रोडक्शन डेफिनेशन है किस चीज, प्रोडक्शन की डेफिनेशन है क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो भाई प्रोडक्शन शुरू ही तब होगी जब रॉ मटेरियल आएगा, तभी प्रोडक्शन शुरू होगी ना। तो भाई टीम के पास ऑर्डर गया तो प्रोडक्शन टीम ने सबसे पहले हासिल करना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से आएगा, स्टोर से, रॉ मटेरियल स्टोर से। तो जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स न्यू मटेरियल, किससे, स्टोर से। कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका मटेरियल मांगेगा स्टोर से। अच्छा, अब अगर तो स्टोर के पास मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो दे देगा, कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ करेगा कि स्टोर के पास कुछ मटेरियल होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो नहीं होगा स्टोर को वो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज का काम हेड ऑफिस में बैठा हुआ है परचेज डिपार्टमेंट, वो करता है, स्टोर वाले खरीदते नहीं है। स्टोर का काम है जो मटेरियल उसको दिया जाए उसको रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको फिजिकल कंट्रोल करना, और जब प्रोडक्शन टीम डिमांड करे उनको इशू कर देना उनकी डिमांड के मुताबिक। तो भाई स्टोर डिपार्टमेंट ने देखा मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। यहां से इशू रिक्वेस्ट आई, इधर से डॉक्यूमेंट आई, इशू, बल्कि चलिए डॉक्यूमेंट का नाम हम बाद में लेते हैं, फिलहाल हम प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। स्टोर के बाद मटेरियल होता तो इशू कर देता, नहीं है तो परचेज डिपार्टमेंट से राब्ता करता है, भाई मुझे ये मटेरियल परचेज करके दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मांग रहा है कुछ मटेरियल, तो जो आइटम चाहिए परचेज के लिए भेज दी। परचेज डिपार्टमेंट के पास नॉर्मली हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट आइटम्स के जो सप्लायर होते हैं ना, जो रेगुलर परचेज की आइटम है, जैसे जो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है उसमें लकड़ी, पाइप, कपड़ा, फोम, ये रेगुलर हर दूसरे चौथे आठवें दिन खरीदनी है ना। तो जो रेगुलर आइटम्स होती हैं इनके सप्लायर आइडेंटिफाइड और अप्रूव्ड होते हैं टॉप मैनेजमेंट से। कभी हमने जब भी लकड़ी खरीदनी है पार्टी ए पार्टी बी इन दोनों में से किसी एक से लिया करेंगे, जब भी पाइप खरीद रहे हैं पार्टी ए पार्टी बी इन दो में से किसी से लिया करेंगे। रेट्स भी अप्रूव्ड होते हैं, कभी अगले 6 महीने का हमारा इन पार्टी से एग्रीमेंट हो गया है, हम इस रेट पे से लकड़ी खरीदेंगे, इस रेट पे पाइप खरीदेंगे, ताकि हर दफा जब भी परचेज करनी हो नए सिरे से जाके पार्टियों से मिलना ना पड़े, नए सिरे से जाके रेट ना निगोशिएट करने पड़े। हम 6 महीने पहले ही उनसे 6 महीने का रेट निगोशिएट कर लेते हैं, इसमें विन विन हो जाती है। कंपनी जब 6 महीने के लिए रेट निगोशिएट करती है ना, उसको रेट भी अच्छा मिल जाता है कि जब हम 6 महीने आपसे खरीदेंगे और हम इतना माल खरीदेंगे, हमें रेट दें, वो अच्छा रेट दे देगा आपको आपका सप्लाई। और दूसरा, हर ऑर्डर पे हर 10 दिन बाद 20 दिन बाद जाके उनसे रिक्वेस्ट करना, निगोशिएट करना, सौदेबाजी करना टाइम जाता है। तो आप एक दफा उनसे निगोशिएट कर लेते हो अगले 6 महीने 4 महीने के लिए, अक्सर साल के लिए, और फिर 1 साल उसी रेट पे ऑर्डर जाते रहते हैं। ठीक है जी। तो जनाब परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट आई, परचेज डिपार्टमेंट के पास सप्लायर ऑलरेडी अप्रूव्ड था, उसने परचेज ऑर्डर बनाया, सप्लायर को भेज दिया, और इसकी एक कॉपी उसने दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, एक कॉपी इसने दी स्टोर डिपार्टमेंट को। सप्लायर को परचेज ऑर्डर गया किस लिए कि भाई ये हमारा ऑर्डर है, इसके मुताबिक माल सप्लाई करो। अकाउंट्स को क्यों कॉपी दी इसकी भाई? ताकि अकाउंट्स वालों को पता हो कि भाई पेमेंट ड्यू होने वाली है, खरीद रही है हमारी कंपनी कुछ मटेरियल, इसकी पेमेंट ड्यू होगी, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ने पेमेंट का बंदोबस्त करना होता है। इनको कॉपी क्यों दे रहे हो भाई? ताकि इनको पता लग जाए हमारा काम हो गया है। हमने परचेज डिपार्टमेंट से जो रिक्वेस्ट की थी उस पर परचेज डिपार्टमेंट ने एक्शन ले लिया। यहां से आप लोगों के लिए एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए मशवरा भी सुन लो। जब स्टोर डिपार्टमेंट ने इसको रिक्वेस्ट भेजी ना, परचेज रिक्वेस्ट, तो उसने परचेज रिक्वेस्ट भेजने के बाद फॉलोअप भी करना आता है कि भाई मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी थी, ऑर्डर भेज दिया आगे सप्लायर को कि नहीं भेजा? क्योंकि कहीं ना कहीं बाज का सिस्टम में कोई नेग्लिजेंस या सुस्ती या कोताही की वजह से ऑर्डर डिले हो जाते हैं। ऑर्डर डिले होंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस पर चढ़ाई कर देनी, भाई मैंने तुमसे माल मांगा था, या क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि जिम्मेदारी इसकी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल देना, और अगर इसने आगे ऑर्डर दिया हुआ है तो इसको फॉलोअप करना कम से कम इसकी जिम्मेदारी है कि भाई तुमने ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। जब ऑर्डर चला जाएगा फिर अगली कहानी है। तो इसने इसको कॉपी भेजी इसलिए कि भाई तुम्हारा जो ऑर्डर था वो प्लेस हो गया, अब मुझे फोन करके तंग ना करना। ठीक है। तो यहां से जनाब कॉपी गई इधर,
इसके बाद सप्लायर गुड्स डिलीवर करेगा किसको? स्टोर को। ऑर्डर हेड ऑफिस से हुआ है, लेकिन माल इस्तेमाल कहां पे होना है? फैक्ट्री में। माल इश्यू किससे करना है? स्टोर डिपार्टमेंट ने। तो सप्लायर जनाब माल दे देता है स्टोर को, और इसके बाद दो डॉक्यूमेंट का यहां पे नाम आ गया, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक परचेज ऑर्डर फॉर्म ऊपर आ गया था, एक गुड्स डिलीवरी नोट है, एक गुड रिसीट नोट है। गुड डिलीवरी नोट, गुड रिसीट नोट, ये क्या होते हैं जी? सुनी में ये टर्म ना? डिलीवरी नोट किसकी डॉक्यूमेंट है? सप्लायर की या कंपनी की? सप्लायर की। सप्लायर की डॉक्यूमेंट है। सप्लायर ने अपने ट्रक के साथ ये पर्चा भेजा जिसमें आइटम्स की लिस्ट है, क्या आइटम, कितनी क्वांटिटी। ये पर्चा क्यों आया है? कि स्टोर वाला आइटम रिसीव करे और उस पर रिसीविंग दे दे। ये डॉक्यूमेंट वापस के पास पहुंच जाएगा, ड्राइवर इसको देगा, सबूत है कि ड्राइवर ने माल पहुंचा दिया। डिलीवरी नोट, गुड डिलीवरी नोट सप्लायर को सिग्नेचर के साथ वापस जाएगा, इस चीज का सबूत कि माल पहुंच गया है बायर के पास। और ये गुड रिसीट नोट बायर की डॉक्यूमेंट है, ये स्टोर वाला बनाता है। गुड रिसीट नोट स्टोर वाला बनाता है। ये इस चीज का सबूत है कि जी हमने जो चीजें खरीदी वो हमने अपने रजिस्टर पे रिकॉर्ड कर ली है। ये रजिस्टर पे रिकॉर्डिंग का सबूत है, क्योंकि हमने जो चीजें खरीदी हैं उनको रजिस्टर पे रिकॉर्ड करना है। जो सवाल करेंगे उनको भी रजिस्टर पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारा रिकॉर्ड अप टू डेट रहे। तो गुड रिसीट नोट, और ये भेज दिया जाता है परचेजिंग डिपार्टमेंट को ताकि वो आगे पेमेंट वगैरह प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा फ्लो है। और हमारा काम मेनली जो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की करने जा रहे हैं, उसमें हमने स्टोर्स में जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको आपने पढ़ा हुआ है स्टोर लेजर कार्ड के नाम से, पढ़ा हुआ ना स्टोर लेजर कार्ड, हमने उसी पे काम करना है जी। स्टोर लेजर कार्ड जो आपने इंट्रो में सीखा हुआ है उसी पे हमने काम करना है। यहां पे जो स्टोर में मेंटेन किया जाएगा, या अकाउंटेंट जो है हमारी फैक्ट्री को मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा जी, जी बेटा। जी, तो अगर इस टाइम में प्राइसेस जब फ्लक्चुएट कर दें तो वो रेट, अगर हमने सप्लायर से 6 महीने का एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम 6 महीने में आपसे से 20,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के खरीदेंगे, और आप हमें से 100 रुपया पर यूनिट के हिसाब से प्राइस लॉक करो, और ये एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया हुआ है, तो अगर हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो उस एग्रीमेंट साइन करने का फायदा ही ये है कि भाई हमारा रेट लॉक हो गया। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में रेट बढ़ने के साथ कीमतें बढ़नी है, तो एग्रीमेंट साइन करने का फायदा क्या? ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है तो आपका सप्लायर कहे भाई मैंने 6 महीने का एग्रीमेंट नहीं करना, कीमतें बढ़ जाती हैं, मैं 3 महीने का एग्रीमेंट करूंगा। 3 महीने बाद दोबारा रेट नया देखेंगे क्या मार्केट का चल रहा है, उस हिसाब से नया एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन एक एग्रीमेंट साइन हो गया तो साइन करने का मकसद ये है कि अभी मार्केट में अगर ऊंच नीच आए तो मेरा रेट नहीं हिलेगा, मेरा रेट फिक्स रहेगा, मेरा लॉक हो गया रेट। एग्रीमेंट किया, बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट एक तरह का आपका वादा है, कमिटमेंट है, जो कि वी मस्ट ऑनर एज अ बिजनेसमैन, वी मस्ट ऑनर एज अ मुस्लिम। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस पे इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आता है जब भी आप ऐसे बातें कर रहे हो जिनमें 1 साल से ज्यादा पीरियड इन्वॉल्व है। हम तो बात कर रहे हैं महीनों में, दिनों में, हफ्तों में। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आप 1 साल से ज्यादा पीरियड की बात करें। और हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ स्कोप है। हमने आगे चल के इंशाअल्लाह एमएफए पढ़ना है कैप 6, उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल प्रोजेक्ट, लंबे प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन कर रहे होंगे, तो वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगी। कैप 3 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है जी, कोई और सवाल? जी बेटा। कंपनी को नुकसान क्या होगा भाई? बेटा, रेट फिक्स हो जाना नुकसान कैसे है? किस कंपनी को नुकसान होगा? आपकी कंपनी जो खरीद रहा है उसको नुकसान होगा। बेटा, इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं,
मेरा रेट लॉक है, मुझे पुरानी कीमत पे ही माल मिल रहा है, तो मुझे नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? उसके बारे में सोचना मेरा काम है, उसका काम है? अगर प्राइसेस कम मैंने तो उसके बारे में उसने सोचना भाई, मैंने तो अपना सोचना, मेरा फायदा किधर है? मुझे फायदा मिल रहा है तो मैंने तो एग्रीमेंट साइन कर देना। अपने नफा नुकसान के जिम्मेदार वो है, और नुकसान में कोई कारोबार नहीं करता, ये भी ख्याल रखो। वो भी अगर आपसे कमिटमेंट दे रहा है तो पहली बात, उसको भी तो 20,000 का ऑर्डर भी तो मिल रहा है, उसको भी तो पता है भाई मेरा ऑर्डर लॉक हो रहा है। चलो मुनाफा प्राइस बढ़ने से कभी कम भी होगा, पर मुनाफा तो रहेगा ना, ठीक है। मतलब मुझे बल्कि एक कल परसों में एक वीडियो क्लिप भी देख रहा था, उसमें किसी एक सहाबी, हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन गुजरे हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मतलब वो एक जो भी स्पीकर था वो बता रहा था उनकी वेल्थ के बारे में, कि उनकी वेल्थ आजकल के क्या ही जो वेल्थिएस्ट पर्सन है, जो कौन है, एलोन मस्क वगैरह, उससे भी टाइम्स में ज़्यादा थी अगर हम उनकी वेल्थ को कन्वर्ट करें आजकल के हिसाब से। हम ये जो प्रॉफिट की बात करें, इससे मुझे बात आई कि उन्होंने एक कोई सौदा किया था, उन्होंने ऊंट खरीदे, ऊंट बेचे, जितने के खरीदे उतने के बेच दिए, लेकिन सिर्फ एक बात की थी बेचने से पहले बायर से कि भाई ऊंटों की जो रस्सियां हैं वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उनके गुलाम ने उससे पूछा, भाई सर आपने जितने के ऊंट खरीदे थे उतने के बेच दिए, तो फायदा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये रस्सियां, यही मेरा फायदा। तो हम अनफॉर्चुनेटली फायदा खाबे लेना चाहते हैं कि थब्बू के हिसाब से फायदे होने चाहिए। तो जो असल बिजनेसमैन होता है वो एक्टिविटी चाहता है, भाई खरीदो फरोख्त होती रहे, मुनाफा बेशक थोड़ा ही हो, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बन जाएगा, ठीक है। यही अप्रोच हम देखते हैं। मेरा कुछ जब मैं काम करता था इंडस्ट्री में, आज से 20 साल पुरानी बात है, हमारी एक सिस्टर कंसर्न इंडिया में होती थी। तो उस ज़माने को हालात अच्छे होते थे, इंडियन लोग भी आते जाते रहते थे पाकिस्तान, बल्कि उस ज़माने में पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ हुआ करती थी। आप लोगों को तो बिल्कुल, अगर आपको पैदा होने से पहले की बात है, इंडियन टीम पाकिस्तानी आती हो, एक साल पाकिस्तान आती थी सीरीज़ खेलने, वनडेज टेस्ट मैचेस खेलने, फिर एक अगले साल पाकिस्तान टीम इंडिया जाती होती थी। ये 2000 के आसपास की बात है, 99, 2001 उस दौरान की बात है। तो और पाकिस्तान इंडिया मैचेस की बड़ी हाइप होती थी। तो जब भी इंडिया में पाकिस्तान में मैचेस होते थे तो हमारे इंडियन गेस्ट वहाँ से काफ़ी आते थे। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का इंडिया, लेकिन वहाँ से हम गेस्ट काफ़ी आते थे, तो गपशप होती थी इंडियन बिजनेस के बारे में। तो ये चीज़ उन्होंने समझी भी है, मतलब बल्कि हम अगर कहें ना, हमारे जितने भी इस्लामिक ट्रेड के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे नॉन मुस्लिम ने समझ के, सीख के, उन पर अमल करके अपने बिजनेस को, ट्रेड को कहाँ से कहाँ ले गए। और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जो बेसिक इस्लामिक ट्रेड के प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो नहीं करते। कमिटमेंट्स, क्वालिटी और जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं हमारे बिजनेसेस एज कंपेयर टू द अदर ग्लोबल बिजनेसेस। तो प्रॉफिट कम हो, एक्टिविटी हो, बिजनेसमैन इस पर भी खुश होता है। एक्टिविटी है, प्रॉफिट बेशक कम हो जाए, कोई बात नहीं। तो हमने जब प्राइस लॉक कर ली, हमें तसल्ली होगी क्या भाई प्राइस ऊंच नीच का डर नहीं हमें। अदरवाइज ना, एक प्राइस के उतार चढ़ाव का डर भी कारोबारी के दिल में बैठा होता है, यार कल को कीमत ना बढ़ जाए, कल को ये ना हो जाए, कल को वो ना आ जाए। तो एग्रीमेंट करके वो भी सुकून आ जाता है आपको, ठीक है। बेचने वाले को भी सुकून है कि भाई मेरा ऑर्डर पक्का है, मुझे टेंशन नहीं है गाहक ढूंढने की, ठीक है। मुनाफा कम होगा ज्यादा होगा, चीज बिकेगी मेरी। और खरीदने वालों को भी टेंशन नहीं है कि मुझे रोज रोज जाके सौदेबाजी नहीं करनी, और रोज रोज मुझे कीमतें चढ़ने का डर नहीं है। दोनों को एक तरह का विन विन होता है जी। एनी अदर क्वेश्चन? प्राइसेस कम भी हो सकती हैं, वैसे कभी होती देखी है पाकिस्तान में आपने? अगर हो जाए तो एग्रीमेंट है भाई, एग्रीमेंट का मतलब एग्रीमेंट है, वो फिर उसकी किस्मत हमारी किस्मत। बेटा हम इसको लॉस नहीं कहते। अगर मानने एक एग्रीमेंट कर लिया 100 रुपए पे, और कल को मार्केट में प्राइस किसी वजह से 95 या 94 या 96 की हो जाए, तो हम ये नहीं कहते हमें लॉस हो गया। इसकी जो मुनासिब टर्म है ना, वो तो वैसे आप पढ़ोगे जाके इंशाअल्लाह BFD में, जो भी 2 स्टेप दूर है आपसे, नहीं MFA में भी थोड़ा सा तारुफ आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू दैट वो भी आ जाता है। हम एक बिजनेस में टर्म यूज करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि क्या फ्री का सिलेबस नहीं है। लेकिन आपने अब सवाल पूछा भाई ये नुकसान हो गया, तो मैं आपको बताता हूं नुकसान नहीं होता। आप जब इस तरह का एग्रीमेंट करते हो ना, तो इस एग्रीमेंट से भी मैंने एक जुमला बोला था, कीमत के उतार चढ़ाव के टेंशन से आजाद हो जाते हो आप समझो वो आपके टेंशन से आजादी की कीमत है, अगर कभी आपको पे करनी पड़ गई तो।
अगर आपको मार्केट से 2 रुपया कभी महंगा मिला, कभी, अव्वल तो होता नहीं है, नॉर्मली कीमतें इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर ही जा रही होती हैं, बड़ा रेयर होता है किसी प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में नीचे जाए। लेकिन अगर किसी की कीमत चली गई तो आप समझना मैंने अपने आप को इतने सालों से जो टेंशन से आजाद रखा हुआ है, मैं रात को सुकून से सोता हूं कि कल कीमत ना बढ़ जाए, मेरा तो एग्रीमेंट हुआ भाई, मैं तो सुकून से सोता हूं, कीमत बढ़ती है तो बढ़ जाए। तो कभी अगर कम भी हो जाए तो समझा ये उस चीज की कीमत है जो मैंने इतने साल नींद की गोलियां नहीं खाई, ठीक है। तो ये उनकी कीमत थी, जो मेरी कीमत थोड़ी सी बढ़ने की वजह से, नीचे होने की वजह से मुझे कोई ऊंच नीचे आ गई, तो ठीक है। एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट, प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, दोनों कंपनीज ऑनर करेंगी। जी कोई सवाल? जी बेटा। सर क्या प्रैक्टिकल में ऐसे एग्रीमेंट होते हैं? टीचर हमें कहा था कि यानी कि 5% तक यानी कि होता है कि इन्फ्लेशन आ जाए तो कर लेंगे, उससे ज्यादा हो तो आपको पे करना है। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में बिल्कुल ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है कि भाई जैसे मैंने कहा ना 6 की जगह 3 महीने कर लो, या जैसे आपके साथी ने कहा एग्रीमेंट में यह शर्त लगा दी भाई अगर हम चेक करेंगे फलानी मंडी से प्राइस, अगर तो हम उस मंडी की प्राइस 5% तक का फर्क है ना, फिर तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 5% से ज्यादा कीमत बढ़ गई होगी तो हम एग्रीमेंट रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग है ना, हम जो मर्जी बना लें, उसको साइन कर लेंगे, जब साइन कर लेंगे तो फिर बाइंडिंग हो गया, ठीक है। वो हम अपनी सहूलत से 3 महीने करें, 2 महीने करें, 1 महीने करें, ना करें, शर्त लगा दें इतने % तक बर्दाश्त करेगा बायर सेलर, जैसे मर्जी लिख लें। लेकिन असल चीज है जब एक तो एग्रीमेंट आपने कर लिया है, इन राइटिंग होना चाहिए, हमारा मजहब सिखाता है एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, और फिर बाइंडिंग होना चाहिए, फिर नफा नुकसान नहीं देखा जाता है एग्रीमेंट साइन होने के बाद, फिर एग्रीमेंट की टर्म्स को कंप्लाई करना हमें होता है एज अ बिजनेसमैन, एज अ मुस्लिम। जी अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट आपके सामने है, एक थोड़ा सा मैं चाहता हूं इसको आप वॉक थ्रू कर लो। इसमें हमने जो अभी मैंने कहानी सुनाई ना, उस कहानी में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनती हैं उनका नाम है कि भाई इस पूरे प्रोसेस में, इन्वेंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट बनती हैं, कौन बनाता है, किस डिपार्टमेंट के लिए बनाता है, और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। टेबल थोड़ा बड़ा है, मैं यहां पे लाऊंगा ना तो पढ़ा नहीं जाएगा आपसे, तो आपको अपनी किताब में जाना पड़ेगा, पेज नंबर 12 पे। जस्ट वॉक थ्रू दिस। ये जो बातें कह रहे हैं ये सिर्फ समझने के लिए, याद करने के लिए नहीं है। ये टर्म समझ आ जाए, ये प्रोसेस कहानी समझ आ जाए, ताकि कल को जब हम किताब पढ़ रहे होंगे, वहां पे इनमें से कोई टर्म लिखी होगी, कोई जुमला लिखा होगा, तो हमें कहानी समझ आ रही हो क्या बात क्या हो रही है, हमें ये ना लगे किस दुनिया की बातें शुरू हो गई हैं। तो जस्ट वॉक थ्रू दिस टेबल।
अच्छा जी, ये जस्ट एक वॉक थ्रू था। डॉक्यूमेंट्स क्या बनती हैं, कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, और उस डॉक्यूमेंट में मोटी मोटी इंफॉर्मेशन क्या होती है। जस्ट वॉक थ्रू, कोई मेमोराइजेशन की नीड नहीं है इसकी, ठीक है। जस्ट फेमिलराइजेशन है कि आपको इस प्रोसेस से, डॉक्यूमेंट से और से फेमिलराइजेशन रहे। ये सारा सिस्टम बेटा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाई जाती है ना, इन सब का मकसद क्या है? क्योंकि ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो बनती हैं, जो डिपार्टमेंट बना रहा है, उस डिपार्टमेंट का हेड बनाने वाला शायद कोई उसका क्लर्क है, रिव्यू करने वाला कोई सुपरवाइजर है, और अप्रूव करने वाला बिफोर इट इज सेंट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट मैनेजर होता है, हेड होता है डिपार्टमेंट का। तो ये डॉक्यूमेंट्स मटेरियल इशू रिक्वेस्ट जब बनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाई, स्टोर डिपार्टमेंट को भेजी कि मुझे मटेरियल दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के इस पे साइन है। मकसद क्या है सिग्नेचर का, अप्रूवल्स का, इस सिस्टम का, कि हम सिर्फ वही मटेरियल स्टोर से मांगे जिसकी हमें वाकई ही जरूरत है। ऐसा ना हो कि कोई वर्कर एक्स्ट्रा मटेरियल मांगे फॉर पिलफरेज, मिस यूज के लिए, ठीक है। हम हर डॉक्यूमेंट बनाने में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, फाइनल उसमें डिपार्टमेंट का हेड होता है। मकसद यह है कि हम वही मटेरियल मांगें, वही खरीदें, वही इशू करें जो वाकई ही हमें चाहिए, मिस यूज ना हो। क्योंकि इन्वेंट्री एक वैल्यूएबल आइटम होती है, उसको अगर हम उसके मिस यूज को हम थ्रू सिस्टम, थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी बिजनेस कॉस्ट कहीं की कहीं चली जाएगी, पिलफरेज की वजह से, मिस यूज की वजह से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम जो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े हैं, इसमें एक अहम काम कंट्रोल का भी होता है, और कंट्रोल से मुराद ली जाती है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम करते क्यों है, मकसद क्या उसका, कोई बताएगा मुझे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस डिसीजन, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्यों। जी बेटा, जी बेटा, जी बोलिए बेटा। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे डिफरेंट आप कह लें, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये करते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, कंट्रोल है, लेकिन ये सब क्यों करना चाह रहे हैं हम? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली मकसद यहां पे कहते हैं भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज वन वे ऑफ अचीविंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो उसके लिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इसीलिए इन्वेंट्री जो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सिस्टम, ये अप्रूवल इसीलिए बनाई जाती हैं कि एक हमारी इन्वेंट्री जो मेजर कॉस्ट का हिस्सा है उसको हम कंट्रोल में रख सकें, चेक एंड बैलेंस में रख सकें। अच्छा जी, एक स्टेप आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। इससे आप लोग फेमिलियर है जी। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स पे लूज टूल्स आपको नहीं पता था, उसको मैंने थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर दिया। 4 तरह की मेजर इन्वेंट्रीज होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं, ठीक है। एज करंट एसेट्स, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, ये है जी अब चैप्टर जिस पे हम आगे हैं। हमारे चैप्टर का असल ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नाम भी यही है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमें क्यों चाहिए? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन चाहिए उस इन्वेंट्री के लिए जो हमने इस्तेमाल की, ताकि हम उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकें। हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन चाहिए उस इन्वेंट्री के लिए जो इन हैंड है, ताकि हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी चाहिए और हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मली हमें इन्वेंट्री वैल्यू की जरूरत पड़ती है जो इन्वेंट्री हमने इस्तेमाल की। जैसे ये डेस्क बना रहा हूं, इसमें मैंने ये लकड़ी इस्तेमाल की, ये लकड़ी जो इस्तेमाल की इसकी वैल्यू क्या है जो मैंने इस्तेमाल की। नॉर्मली हम इसके लिए कॉस्ट का वर्ड यूज करते हैं, तो लकड़ी जो इस्तेमाल की इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, ताकि मैं प्रोडक्ट कॉस्ट में उसको ऐड कर सकूं।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों में हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जरूरत पेश आती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जब हम इन्वेंट्री को एज करंट एसेट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, हमने रूल पढ़ा हुआ है। इन्वेंट्री इन हैंड को हम वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये असूल आप पढ़ के आए हैं। जो इश्यू हो रही है उसकी कॉस्ट कैसे मेजर करनी है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम जो इन हैंड है उसकी वैल्यूएशन का असूल रिकॉल कर लें। जो इन्वेंट्री इन हैंड होती है उसकी वैल्यूएशन का असूल है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसमें कॉस्ट कैसे मेजर होती है ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS2 मेजर करना अकाउंटिंग में आपको सिखाया गया है। अलॉन्ग विद द प्राइस पेड टू सप्लायर, कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल इंक्लूड्स इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दोज रिकवरेबल। जो रिकवरेबल टैक्सेस हैं वो कॉस्ट में शामिल नहीं होते। ट्रांसपोर्ट इनवर्ड, हैंडलिंग एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज ऑफ गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट्स, rebates and other similar items are deducted in determining the cost। अब हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेजर करना, डिफरेंट क्वेश्चंस हमें आगे नजर आएंगे जिनमें ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है कि हमें कहा गया हमने मटेरियल खरीदा, उस पर खरीदने पे इतनी हमने ड्यूटी पे की, इतने टैक्सेस पे किए, इतनी ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड पे कर दी, ये रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल नहीं है, बताओ आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या जो आपने खरीदा। ये पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। अच्छा जी, इसमें ट्रेड डिस्काउंट समझ आता है, रिबेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जो होती है। बिल्कुल ठीक है जी, मटेरियल खरीदोगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो भी आपके ट्रेड डिस्काउंट भी आपकी कॉस्ट में से लेस होते हैं, रिबेट्स भी लेस होती हैं, अदर सिमिलर आइटम आर डिडक्टेड। तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जनाब। आगे हम चलेंगे, आपने अपनी इंट्रो के लेवल पे इस पे काम किया हुआ है, यहां पे भी काम हम करेंगे आगे चल के सवालों पे। फिलहाल आपको प्रिंसिपल मैं रिकॉल करवा रहा हूं, रिकैप दे रहा हूं। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है जी? व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस? बाय नेचर व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस? अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्शन शुरू की लेकिन प्रोडक्शन कंप्लीट होने से पहले साल खत्म हो गया, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ गई, तो वो रॉ मटेरियल अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है। जैसे हम डेस्कों की बात करें तो कटिंग और असेंबली होगी, अभी फिनिशिंग नहीं हुई, रेडी फॉर ट्रांसफर टू बी फिनिश गुड्स नहीं है, तो हम ऐसी आइटम्स को वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज डिटरमिन्ड अबव, जो आपने प्रोडक्शन के लिए इशू किया, प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आपने लगा दी है, एंड ओवरहेड्स इंकर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। जैसे आपको बताया गया, कभी आपने 100 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, चल के मैं थोड़ा सा डाटा यहां पे आपके सामने से लिख लेता हूं। आपको बताया गया कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट का ब्रेकअप कुछ ऐसे होता है। एक डेस्क जब बनाते हो वो ऐसे बनता है, मटेरियल 100 रुपए का, लेबर 50 रुपए की, और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इसमें से 20 रुपए के डलते हैं, तो 170 रुपए की प्रोडक्ट बनती है। कॉस्ट पर यूनिट आपकी ऐसे बनती है। ये कॉस्ट पर यूनिट है एक कंप्लीट फुल यूनिट्स की, फुल यूनिट की। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि भाई आपकी प्रोडक्शन में लेबर और ओवरहेड अभी सिर्फ 50% लगे हैं, पूरा काम नहीं हुआ, इसी को वर्क इन प्रोसेस कहते हैं ना, कि काम पूरा नहीं हुआ। मटेरियल फैक्ट्री को दे दिया था हमने, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, काम आधा हुआ है, तो भाई ये अगर फिनिश गुड की कॉस्ट है तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट क्या होगी? 50, ये 100 पूरा, 25, 100, ये एक यूनिट की जो हमारा वर्क इन प्रोसेस से पड़ा है उसकी कॉस्ट आ गई। तो यहां पे क्या लिखा हुआ वर्क इन प्रोसेस में? क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल as determined above plus direct labor and overhead incurred to the extent work done। आधा काम हुआ है तो इनकी आधी कॉस्ट यहां पे आएगी। अगर पूरा यूनिट बन चुका होता है तो 170 रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट बनती है। आधा बना है अभी तो मटेरियल तो पूरा इशू हो गया ना, कटिंग हो चुकी है, असेंबली हो चुकी है, अब फिनिशिंग वगैरह का काम रहता है थोड़ा सा, तो भाई ये खर्चा आधा डाला, 135 रुपए इसकी कॉस्ट हम मेजर करते हैं। ये वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। फिनिश गुड की कॉस्ट में भी ये सब कुछ शामिल होता है। रॉ मटेरियल
डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, सारे के सारी लेबर और सारे के सारे ओवरहेड्स। एंड स्टोर एंड स्पेयर की कॉस्ट की डेफिनेशन भी वही है जो रॉ मटेरियल की है, जो हमने रॉ मटेरियल में कॉस्ट का कैलकुलेशन का तरीका पढ़ा, स्टोर एंड स्पेयर की कैलकुलेशन का तरीका भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। मतलब वही जो सप्लायर को कीमत पे की, वही ड्यूटीज पे की, वही इररिकवरेबल टैक्सेस पे किए, कैरेज इनवर्ड्स पे की, हैंडलिंग पे की, वो सारे कॉस्ट में शामिल होते हैं। यही डेफिनेशन समझे, कॉपी पेस्ट। यहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हमने कहा हमारे पास इन्वेंट्री जो इन हैंड है, हम उसकी कॉस्ट मेजर करते हैं और उसकी एनआरवी मेजर करते हैं। जो लोअर होती है उस पर हम इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इन्वेंट्री की कॉस्ट मेजर करने के लिए, जो इन्वेंट्री इन हैंड है उसकी कॉस्ट मेजर करने के लिए क्या गाइडलाइंस हमने सीखी हुई हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट मेजर करने की गाइडलाइन, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट मेजर करने की गाइडलाइन, फिनिश गुड्स एंड स्टोर एंड स्पेयर की गाइडलाइन। आगे चलेंगे, हमारे पास इस चैप्टर में वैसे ज्यादा फोकस हमारा ना रहने वाला है शायद रॉ मटेरियल पे और कुछ फिनिश गुड्स पे। वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन हमारे इस चैप्टर के स्कोप में आएगी नहीं, डेफिनेशन में यहां पे आ गई है, लेकिन इस पे काम हम करेंगे, पूरा चैप्टर हमारा आगे आएगा। बड़ा लंबा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से, उसमें हम वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हल्का सा मतलब, हल्का फुल्का मैंने मतलब समझा दिया आपको कि वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैसे करते हैं, लेकिन डिटेल हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, चैप्टर 8 पे गैलबन है, चैप्टर 8 है, उस पे जाके हम ये पढ़ेंगे वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैसे मेजर करनी है। बट फिलहाल हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने इसको यहां पे इस हद तक इंट्रोडक्टरी लेवल तक इसको भी टच कर लिया। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट मेजर की जाती है। आई रिपीट, इस चैप्टर में हमने रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की बात करनी है। रॉ मटेरियल की बात होगी तो स्टोर एंड स्पेयर भी कवर हो गए, क्योंकि सेम तरीका हमने 1, 2, 3 इनकी कॉस्ट मेजर करना सीखना है। आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उनमें इन्हीं की बात हुआ करेगी, और फिर हम इनकी एनआरवी भी मेजर करना सीखेंगे। एनआरवी क्या होती है जी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू से मुराद सेल वैल्यू ऑफ एन एसेट लेस expenses required to complete the sale. NRV is the amount that can be obtained from the disposing of the inventory in the normal course of business less any further cost that will be incurred in getting it ready for the sale and disposal. मतलब इन शॉर्ट ये चीज मेरे पास पड़ी हुई है ना, मैं जानना चाहता हूं उसकी एनआरवी क्या है, मतलब इसको बेच के मेरी जेब में पैसा कितना आता है। मैंने चेक किया मार्केट में कितने का बिकता है जी, पता लगा जी 1000 का, लेकिन शर्त क्या है, दुकान पे पहुंचाओ भाई। दुकान पे पहुंचाना है तो भाई 100 रुपया रक्षाला ले लेगा। तो एनआरवी क्या बनी? 1000 - 100, 900। मेरी जेब में इसको बेच के क्या मिला? 900। ठीक है, वेरी सिंपल। एक ये भी शर्त हो सकती है जी, बंदे को दिखाया, उसने कहा जी ठीक है जी मैं आज का 1000 देने पे तैयार हूं आपको, लेकिन एक इसका यहां से ये रंग खराब है, रंग ठीक कर दो और मेरी दुकान पे पहुंचा दो, तो मुझे 1000 रुपया मिलेगा, 50 रुपए रंग के लगेंगे, 100 रुपया किराया का लगेगा, 850 एनआरवी। तो वेरी सिंपल, जेब में क्या आएगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बेचने से जो पैसे मिलने हैं माइनस एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द सेल। तो हमारे पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमने उसकी कॉस्ट देखनी है क्या है, हमने उसकी एनआरवी देखनी क्या है, और फिर कॉस्ट और एनआरवी में से जो लो होगी वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जानी है। पहले हम इस असूल को अप्लाई करना सीखते हैं इलस्ट्रेशन 1 में। अच्छा, ये एक जुमला बल्कि पढ़ लीजिए, नॉर्मली एनआरवी इज हायर देन द कॉस्ट अनलेस प्रोडक्ट इज डैमेज्ड और ऑब्सोलीट। अगर प्रोडक्ट डैमेज या ऑब्सोलीट है तो एनआरवी कम होगी कॉस्ट से। नॉर्मली एनआरवी ज्यादा ही होती है और इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू होती है हमारी अकाउंट्स में। तो ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन, हम कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का जो प्रिंसिपल हमने बात की उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इलस्ट्रेशन 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री which should be included in the statement of financial position at the year end। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये होती है जी वैल्यू। इसका मतलब हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट को देखना है,
हमें इन्वेंट्री के एनआरवी को देखना है और जो लोअर होगी उसको वैल्यू का टैग लगा देना। ये वैल्यू अभी मेरी इन्वेंट्री की। अच्छा जी, जीजी लिमिटेड हैज 5 आइटम्स इन इट्स इन्वेंट्री एट ईयर एंड ऑफ 20x6। डिटेल्स रिलेटिंग टू इन्वेंट्री आर एज अंडर। 5 आइटम, उनकी कॉस्ट जो ऊपर बताया गया तो उस तरीके से मेजर कर ली गई, उनकी सेल वैल्यू और उनकी सेलिंग कॉस्ट हमें दे दी गई है और हमसे कहा जा रहा है जी बताइए आपकी इन्वेंट्री में वैल्यू क्या आनी है। हमने कहा जी हमारे पास, मैं यहीं पर अगर इसको सॉल्व करूं, कॉस्ट हमारे पास है, मैं एनआरवी मेजर कर लूं और फिर जो लोअर है इस पे हम वैल्यू ले लेंगे। अच्छा जी, एनआरवी क्या होगी इस केस में? A माइनस बी, ऐसे ही है जी। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज A, दिस इज B, तो एनआरवी है A माइनस बी। तो 1 बाय 1, पहले केस में 37,000, दूसरे केस में 51,000, 050 जी, तीसरे केस में 36,500 और डी का 67,200, ई का 43,500। अच्छा, यहां पे ख्याल रखना है कि हम कॉस्ट और एनआरवी टोटल के ऊपर नहीं लगाते, हर आइटम पे अलग अलग लगाते हैं। एक तरीका ये भी देने में आ सकते हैं, कॉस्ट का टोटल कर लो, एनआरवी का टोटल कर लो, जो लोअर है नहीं, हर आइटम की कॉस्ट को उसकी एनआरवी से कंपेयर करेंगे और जो लोअर है दैट विल बी आवर वैल्यू, दैट विल बी आवर वैल्यू। तो जैसे आइटम ए में कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, कॉस्ट, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, कॉस्ट, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, एनआरवी, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, कॉस्ट, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, एनआरवी। हमसे कहा गया था बताइए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या वैल्यू जानी है, सम करके बता दीजिए जी। 2,05,000 यह वैल्यू जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट की हेडिंग में यह वैल्यू जाएगी। एनआरवी का चैप्टर मैंने इसका टंटना पहले निकाल दिया कि सिंपल कैलकुलेशन है, सेल वैल्यू दी जाए, सेलिंग कॉस्ट दिए जाए, सेल वैल्यू मैंने सेलिंग कॉस्ट करो, एनआरवी आ जाती है। और कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का प्रिंसिपल अप्लाई करना बड़ा आसान है। हर आइटम में आप कॉस्ट देखो क्या है, एनआरवी देखो क्या है और इसको अप्लाई कर दो, लोअर वैल्यू, लोअर को आइडेंटिफाई कर लो और इसको आप वैल्यूएशन में इस्तेमाल कर लो जी। एनी क्वेश्चन? एनआरवी हर यूनिट पे कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मली आप अपनी इन्वेंट्री को, तो जैसे सुन लीजिएगा बेटा, ये एग्जामिनेबल पॉइंट मैं बताने लगा हूं, आगे सवालों में आनी है ये बात, लेकिन अब एक बात होती है कि बच्चा सवाल पूछ लेता है तो बात का दिल करता है तो उसी का हम बात कर ले थोड़ी सी। आपके पास फॉर एग्जांपल ये डेस्क पड़े हुए हैं, आपके स्टॉक में ये से 50 डेस्क पड़े हुए इन्वेंट्री में और आपने इनकी वैल्यूएशन करनी है। हमने अभी पढ़ा था एक लाइन कि नॉर्मली एनआरवी इज हायर अनलेस गुड्स आर डैमेज या ऑब्सोलेट। तो प्रैक्टिकली हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम देखते हैं जी हमारे पास फिनिश गुड्स के ये 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो इन 50 में कोई डैमेज या ऑब्सोलीट तो नहीं है। अगर तो डैमेज या ऑब्सोलीट नहीं है तो सारे एक ही इकट्ठे हो गए, उनकी कॉस्ट, उनकी एनआरवी एक ही आएगी, अलग-अलग नहीं की जाती। हाँ, अगर हमने देखा इनमें 5 डैमेज हैं, उनको लैदा करो, 5 डैमेज की एनआरवी लैदा करेंगे और 45 जो गुड हैं उनकी एनआरवी अलग करेंगे। हर यूनिट की लैदा नहीं होती, ठीक है। हम हिस्से कर देते हैं 2 कि भैया डैमेज है 5, इनकी एनआरवी अलग कर लो, ये 45 ठीक है, इनकी एनआरवी अलग कर दो। तो 45 पे कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का टेस्ट अलग लग जाएगा और 5 पे कॉस्ट वर्सेस एनआरवी का टेस्ट अलग लग जाएगा, ठीक है। अगर सब अच्छे हैं तो 50 के 50 इकट्ठे रखो, कॉस्ट वर्सेस एनआरवी लगा दो,
ठीक है, लेकिन कुछ डैमेज है कुछ अच्छे हैं, दो हिस्से कर दो, डैमेज पे अलहदा और जो गुड है अलहदा। आगे हम सवाल करेंगे, उनमें ये प्रिंसिपल की एप्लीकेशन अभी आएगी। अच्छा जी, हमें, मैं फिर एक रिपीट करूं, हमने कहा जी जो इन्वेंट्री इन हैंड है उसकी वैल्यू कॉस्ट वर्सेस एनआरवी से लेते हैं, और एनआरवी के कैलकुलेशन सेल माइनस सेलिंग कॉस्ट बड़ी सिंपल है। कॉस्ट पता हो तो कॉस्ट वर्सेस एनआरवी अप्लाई करना आइटम वाइज आसान है। आगे जो मैंने कहा दो हिस्से करने पड़ेंगे वो भी देख लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत जो हमें होने वाली है वो होने वाली है कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में। दिक्कत भी क्या होनी, बस ऐसे एक एडिशनल एस्पेक्ट है कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कॉस्ट तो पूरे साल में एक जैसी रहती नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बिजली का बिल बढ़ गया कभी कम हो गया, कम तो खैर नहीं होता, बढ़ गया, कभी रेट कम बढ़ा कभी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, कभी मटेरियल कम महंगा हुआ कभी ज्यादा महंगा हो गया, महंगा तो हो ही जाना है, सैलरी कभी कम बढ़ी कभी ज्यादा बढ़ी, किराया कभी कम बढ़ा कभी ज्यादा बढ़ा, तो कीमतें तो बदलती रहती हैं। तो भाई कॉस्ट तो बदलती रहती है हमारी आइटम्स की, फिर हम किस कॉस्ट पे इन्वेंट्री को लेकर चलें, तो उसके लिए आपने पढ़ा हुआ है FIFO एंड एफको, ठीक है जी। तो हमारा आगे अब जो काम चलने हैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि भाई FIFO एफको की मदद से कॉस्ट कैसे ली जाती है, और फिर कॉस्ट वर्सेस एनआरवी वैल्यूएशन का पार्ट हमने सीख लिया, लेकिन आगे कंप्रीहेंसिव सवालों में इस प्रिंसिपल को दोबारा अप्लाई करेंगे। तो कल से, मंडे से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट डिटर्मिनेशन FIFO एफको पे बात इंशाअल्लाह, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।